नमस्कार, स्वागत है आपका द लॉ एडवाइस में, जहां आपके सवालों से शुरू होती है न्याय की बात। सवाल पूछना हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। एक सवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं पूछता, बल्कि उसके जवाब से बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी के कानूनी सवालों का हल मिलता है। इसी मकसद से हम हर एपिसोड में एक अनुभवी लीगल एक्सपर्ट को आमंत्रित करते हैं, जो आपके भेजे हुए सवालों का सटीक और व्यावहारिक समाधान देते हैं। आज के एपिसोड में भी हम ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जमीन जायदाद, उपभोक्ता अधिकार, साइबर क्राइम और पारिवारिक विवाद जैसे तमाम विषयों पर। अगर आप भी किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं या आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें जरूर लिखिए। हमारा ईमेल है info@thelawadvice.com। हम वादा करते हैं कि आपके सवाल के लिए हम ढूंढेंगे एक ठोस और असरदार समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आपके सवाल, हमारे एक्सपर्ट के जवाब, सिर्फ द लॉ एडवाइस पर। मैं हूं चेतन और आज हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ पाठक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लॉ एडवाइस पर। धन्यवाद। सर, ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरी इंडिया से लोग हमें क्वेश्चंस भेजते हैं जो उनकी कानूनी समस्याएं होती हैं, तो हम एक्सपर्ट के साथ शेयर करते हैं ताकि उनका कानूनी समाधान निकल सके। तो सर, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने हमारे ऑडियंस को बता दें कि आप कहाँ से पढ़ाई करके आए हैं, आपका क्या पूरा डिटेल्स है, वो आप अगर हमारे ऑडियंस को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे तो मूलतः मैं बनारस का रहने वाला हूँ जी सर। और वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वहाँ से हमने ग्रेजुएशन और लॉ ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी हुई है और उसके बाद जुडिशरी की प्रिपरेशन में थे एंड लेटर ऑन जो है वी हैव शिफ्टेड इन दिल्ली और अभी पिछले 2007 से वी आर इन प्रैक्टिस इन दिल्ली। सर, आपको कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए? 17-18 ईयर्स। सर, आपकी इजाजत हो तो जो ऑडियंस ने क्वेश्चन भेजे हैं मैं उसकी तरफ चलूं। जरूर जरूर। सर, पहला प्रश्न अलवर से जितेंद्र यादव पूछ रहे हैं कि वो भिवाड़ी में एक इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं। उनकी एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से सेलर से बातचीत लगभग तय हो गई है। अब वो जानना चाहते हैं कि डील को पूरी तरह से सुरक्षित और सही ढंग से करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज देखकर अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। देखिए, जो भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल प्लाट की बात है, इंडस्ट्रियल प्लाट कोई भी भिवाड़ी में फ्री नहीं है, वो रीको के तहत है, राजस्थान इंडस्ट्रियल वो है, उस पे उसके तहत आता है। और प्रॉपर वहाँ रीको का भी जयपुर में स्पेशली इनका तो ऑफिस है, लेकिन इनका ब्रांच ऑफिस भिवाड़ी में भी है। तो पहले इनको रीको के ऑफिस में जाके उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है कि लीज, नॉर्मली जितने भी ये प्लॉट भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल है, लीज आउट प्लॉट हो, लीज, ये फ्री होल्ड प्लॉट नहीं होते, लीज आउट होते हैं, लीज रिन्यूअल होती है। सर, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को फ्री होल्ड और लीज की फर्क समझा दें एक बार। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कि सेल डीड एग्जीक्यूट करी जा सकती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी नॉर्मली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे देती है और उस तरीके से चीजें चलती है। और जो आपके लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो 30 साल से ऊपर वाली लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, उस पर पूरा का पूरा स्टैम्प ड्यूटी और ट्रांसफर की पूरे खर्चे भी आते हैं। तो जो वहाँ भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल प्लॉट है आपका, ये इंडस्ट्रियल प्लॉट रीको के अधीन आएगा। तो रीको का वहाँ ऑफिस बना हुआ है भिवाड़ी में, वहां जाके ये अपनी क्वेरी कर सकते हैं उसको। और क्या उस प्रॉपर, चूंकि इसके रीको के ड्यूज भी होते हैं, एनुअल चार्जेस भी होते हैं, सारी चीजें होती है, वो आप पता कर लें। जो जिस बंदे से बेचने की बात हो रही है, जो बेचना चाहता है, उसका नाम उस पे दर्ज है कि नहीं वो चेक कर ले, उसकी दाखिल खारिज हुई है कि नहीं वहां पे रीको ऑफिस में। और उसको सब लीज, अगर सब लीज है तो फिर वो आगे भी सब लीज कर सकता है। लीज तो रीको से मेन अलॉटिंग होती है, बाकी जितने अलॉटीज होते हैं उनको सब लीज करने का राइट होता है। तो वो सब लीज उस बंदे के नाम से है, तो उससे वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ड्यूज वगैरह जो भी पे करने की जिम्मेदारी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तक, तो जितने भी चार्जेस होते हैं उसको पे करने की जिम्मेदारी जो है बायर्स की, सेलर्स की होती है, उसके बाद परचेजर की होती है। तो इस तरीके से ये अपनी प्रॉपर क्वेरी करते हुए चीजों को बढ़ा सकते हैं। सर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पटना से राहुल सिन्हा ने हमसे संपर्क किया है। उनका कहना है कि एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ आईपीसी की धारा 354 का झूठा आरोप लगा दिया, जबकि उन्होंने ऐसा कोई भी आपत्तिजनक कार्य नहीं किया। अब वो काफी तनाव में है और जानना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में किसी निर्दोष व्यक्ति को अपनी कानूनी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें आगे चलकर अनावश्यक गिरफ्तारी या बदनामी का सामना ना करना पड़े।
देखिए, पहले तो इनको ये कोई भी कानूनी प्रक्रिया अडॉप्ट करने से पहले पहले इनको ये करना चाहिए कि एक लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दे दें जी और वहां का जो कंसर्न एसपी है उसको भी कंप्लेंट लिख दें कि हमको ये आशंका है कि हमको झूठे अपराध में किसी में फंसाया जा सकता है। और तो इस केस में जैसे अगर कोई एफआईआर उनके लिखी भी जाती है, अगर उनकी कंप्लेंट जो उन्होंने दे रखी है वो एफआईआर के पहले की है, तो ये इनके डिफेंस के लिए अच्छा काम करेगी। जी और उसके बाद भी अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि इसके बाद भी ये कंप्लेंट फर्स्ट स्टेज दे दे, जिससे उनके डिफेंस में उनको सहूलियत हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर होती है तो एक एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है। पहले सीआरपीसी के तहत धारा 438 थी, उसके तहत एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन था। लेकिन अभी जो बीएनएस आपकी वो आई है, बीएनएसएसएस जो आई है नया, उसका सेक्शन अभी उसके सेक्शन के तहत भी ये प्रावधान किया गया है। तो उस केस में उसके तहत एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है, जो कि एंटीसिपेटरी बेल जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ लग जाती है और हाई कोर्ट में भी लग जाती है। दोनों को राइट एंटीसिपेटरी बेल सुनने के लिए दिया गया इस तरीके से। सर, ये जैसे महिला ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, तो ज्यादातर अमूमन केस में देखा जाता है कि पुलिस इस केस में सुनवाई, मतलब जो पुरुषों का जो पक्ष होता है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। हाँ, जरूर, आपका ये कहना सही है कि ये थोड़ा सा बायस्ड सिचुएशन बन जाती है और बहुत महिलाएं मतलब इसका मिसयूज भी कर लेती हैं। कभी कंसेंट के साथ किसी के साथ रिलेशन में आते हैं लोग, किसी बात पे बात बिगड़ जाती है तो धमकी देके उसको इस तरह के डिफरेंट सेक्शंस झूठी एफआईआर लिख दी जाती है, जिससे कि उनकी किसी भी व्यक्ति की परेशानी बढ़ सकती है। तो इस केस में यही है कि भाई एक प्रिकॉशन रख के चले चीजों को करते हुए। और अगर उनको एप्रीहेंशन है, सर्वप्रथम हमारा ये कहना है कि वो लोकल पुलिस थाने में या एसपी के यहाँ जाके एक प्रॉपर कंप्लेंट जरूर दे दें इस बात की कि हमको यह आशंका है कि ये महिला प्रॉपर नेम देते हुए, घटना का विवरण करते हुए जितना एक्सप्लेन करके देंगे, अगर वो घटना जो उन्होंने एफआईआर में लिखी है सेम घटना टैली करेगी तो उसकी ये बात मानी जाएगी कि हाँ ये बंदा पीड़ित था। पर इसमें सर घटना तो हुई नहीं, उनको घटना तो हुई नहीं इनफैक्ट, लेकिन उनको आशंका है कि ये इस तरह के झूठे किसी भी केस में फंसा सकती है। जी। तो घटना हुई नहीं तो घटना की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उनको ये आशंका है कि उनको झूठे केस में फंसाया जा सकता है इस केस में। और सर अगर बाई चांस इन पे केस हो भी जाता तो ये भी कुछ मानहानि का केस वापस उन पे कर सकते हैं? नहीं, मानहानि की ये है कि अगर झूठा केस करती है तो उसके ये है कि अगर वो केस डिसमिस हो जाता है कल की डेट में, तो उनके पास ये राइट है, एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मामला बनता है उनके खिलाफ कि इन्होंने विद्वेषपूर्ण तरीके से हमारे विरुद्ध एक अभियोजन किया जो कि पूरी तरह से निराधार, असत्य और झूठा था। तो इस केस में फिर उनको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक दावा होता है जो टार्ट्स के तहत सिविल के तहत आता है, टॉर्ट्स ऑफ लॉ के तहत मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मामला बनता है, जिसके तहत कि वो चीजों को फिर वो उसमें डैमेजेस मांग सकते हैं उनके खिलाफ। ये सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लखनऊ से अर्जुन सिंह पूछते हैं कि उनके पिता के नाम पर लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए की स्कीम के तहत एक रजिस्ट्रेशन प्लॉट था जिसकी माप लगभग 200 वर्ग मीटर है। उनके पिता का कुछ समय पहले निधन हो गया और अब अर्जुन अपने नाम पर उस जमीन का म्यूटेशन करवाना चाहते हैं। अर्जुन का कहना है कि उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और अन्य कागजात स्थानीय तहसील कार्यालय में जमा कर दिए हैं, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अर्जुन जानना चाहते हैं कि प्रशासन की इस अनावश्यक देरी के खिलाफ वो हाईकोर्ट या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं ताकि उन्हें उनकी जमीन पर कानूनी अधिकार जल्दी मिल सके। हाँ, अगर एलडीए के तहत उनको प्लॉट अलॉटेड हुआ है, उनके म्यूटेशन कराना उनका अधिकार बनता है। उनके फादर अगर एक्सपायर कर गए, उनके फादर के नाम से ये प्लॉट अलॉट था और उनकी मृत्यु के पश्चात अर्जुन का नाम म्यूटेशन के तहत एलडीए के लखनऊ विकास प्राधिकरण के दस्तावेज में चढ़ना चाहिए। जी। अगर वो नहीं करते हैं, नॉर्मली डिलेइंग टैक्टिस होती है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ये सिचुएशन है, तो ये इनके पास ये एक उनको लेटर लिखें, लेटर के बाद भी कार्यवाही नहीं होती, नॉर्मली लेटर भी इधर उधर हो जाता है, एक आरटीआई लगा दे कि भाई ये हमने एप्लीकेशन दी है, इसका क्या स्टेटस है, क्या है करके उस आरटीआई का जवाब आ जाता है। उसके अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आता है तो वहां से अपनी आरटीआई ये लगाते हुए और उसको बेस बनाते हुए, रिमाइंडर वगैरह बनाते हुए, इनके पास ये रिट का एक मामला बनता है कि जाके हाईकोर्ट, चूंकि किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को डायरेक्शन देने का जुरिडिक्शन रिट के तहत आता है, रिट का राइट केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो 226 में जाके
ये रिट ऑफ मैंडेमस लगा के और वहां से ये डायरेक्शन एलडीए को दिलवा सकते हैं कि इनका म्यूटेशन जो है, सारे दस्तावेज इनके कंप्लीट करते हुए, इनको देखते हुए जो भी इनकी यथा स्थिति हो उसके अकॉर्डिंगली इनकी दाखिल खारिज एलडीए कर दे। ये डायरेक्शन एलडीए को हाई कोर्ट के थ्रू रिट के द्वारा मिस्टर अर्जुन प्राप्त कर सकते। जी सर, इनको जैसे पावती मिलने में वैसे ही इतनी देरी हो रही है, तो जब ये कोर्ट में जाएंगे तो और देरी हो सकती है। नहीं, नॉर्मली इन केस में ये है कि कोर्ट काउंटर मंगवा लेता है, काउंटर के बाद कोर्ट आदेश कर देता है, 2-3 डेटों में ये प्रक्रिया निपट जाती है। कोई इतना बड़ा ये नहीं है, बड़ा क्लियर है, तो इसमें बहुत समय इनको नहीं लगेगा। तब भी अब जो प्रक्रिया है वो है 2-4-6 महीने का समय तो लग सकता है, बड़ा सामान्य प्रक्रिया है ये। मतलब 2-3 तारीख में इनका, हाँ, 2-3 डेटों में, जैसे एक रिट पे फर्स्ट डेट लगेगी, उस पे बहस हो जाएगी, उसके बाद काउंटर लगेगा, काउंटर के पश्चात फिर वो चीजें क्लियर हो जाएगी। सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गांधीधाम से आकाश वर्मा जानना चाहते हैं कि वह हाल ही में एक डिवोशनल यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, जिस पर वह धार्मिक भजन, प्रवचन और सामाजिक जागरूकता से जुड़े वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। आकाश पूछते हैं कि यदि वह किसी पुराने भजन की रिकॉर्डिंग या टीवी चैनल पर प्रसारित हो चुकी किसी न्यूज क्लिप को अपने वीडियो में शामिल करते हैं, चाहे वह कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, तो क्या वह कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा? साथ ही क्या यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट के लिए कोई फेयर यूज का प्रावधान है, या बिना अनुमति के इस्तेमाल करने पर वीडियो हट सकता है या चैनल को स्ट्राइक मिल सकती है? देखिए, अगर कोई चीज कॉपीराइट किसी ने लिया हुआ है, तो अगर किसी ने उस चीज को यूज किया विदाउट परमिशन, जिसके पास कॉपीराइट है, तो उनके पास कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट हो जाते हैं। तो उस केस में वो जिसके नाम से कॉपीराइट है, वो अगर उसके कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो उस केस में फिर वो उसके विरुद्ध डैमेजेस के लिए जा सकती है। इसलिए ये किसी भी कंटेंट्स को करने से पहले ये जरूर जांच लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि भाई ये जो है कॉपीराइट के तहत तो किसी के नहीं है, सिचुएशन अगर है तो फिर उनको नहीं यूज करना चाहिए प्रिकॉशनरी। सर इसमें पता कैसे लगता है कि इस वीडियो पे कॉपीराइट होगा या नहीं होगा? अब ये तो जो कंटेंट्स वहां अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से एज पर इंस्पेक्शन या कंसर्न जो आपका अटॉर्नी, आपके ट्रेडमार्क के अटॉर्नी वगैरह हैं, दे कैन इजिली इंस्पेक्ट द थिंग्स और वो करके बता देते हैं कि इस पे करना है नहीं करना है, ये अवेलेबल है नहीं है, इस तरह की चीजें करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो उनको स्ट्राइक हो सकती है। हाँ, जिसने कॉपीराइट करा है, दे हैव राइट टू फाइल ए सूट ऑफ डैमेजेस अगेंस्ट हिम, और वो डैमेजेस का भी अमाउंट बड़ा ही अच्छा खासा अमाउंट होता है। इन दैट केस ये किसी भी कंटेंट्स को यूज करते समय ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि ऐसा कोई कॉपीराइट का हम उल्लंघन तो नहीं है, इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं कर रहे, ये जरूर ध्यान रखना। सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर अगला सवाल पुणे से रोहित भोसले ने हमसे संपर्क किया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी स्टार्टअप कंपनी के लिए एक यूनिक लोगो डिजाइन करवाया था, जिसे वह पिछले कई महीनों से अपने उत्पादों, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन हाल ही में उन्हें पता चला है कि एक दूसरी कंपनी जो उसी इंडस्ट्री में काम करती है, ठीक वही लोगो डिजाइन अपने ब्रांडिंग में इस्तेमाल कर रही है। रोहित ने अब तक अपने लोगों को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर नहीं करवाया था, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या इस स्थिति में वह कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? क्या लोगों को अनरजिस्टर्ड होते हुए भी उनके पास कोई कानूनी अधिकार यानी कॉमन लॉ राइट्स होते हैं, जिनके तहत वह दूसरी कंपनी के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं या कोर्ट में जा सकते हैं? मैं मिस्टर रोहित भोसले, मैं ये कहना चाहता हूं कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कहीं भी प्रोटेक्टेड नहीं है। आप कितने ही साल से ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, इससे उसकी आपको कोई राइट नहीं मिल जाता है। अगर ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर्ड कराया है और दूसरा उस ट्रेडमार्क को यूज करता है, तभी आप उस ट्रेडमार्क के पासिंग ऑफ के लिए सूट फॉर डैमेजेज में जा सकते हैं। अगर आप बेशक 20 वर्षों से ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं, लेकिन आज अगर जिसने किसी ने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा लिया, तो आपके पास कोई राइट नहीं है, ट्रेडमार्क उसका माना जाएगा। इवन आप अगर उसको यूज करते हैं, अनरजिस्टर्ड वाले ट्रेडमार्क यूज करते हो और किसी ने रजिस्टर्ड कर, तो रजिस्ट्रेशन वाले के पास ये राइट आ जा सकता है कि वो आपके खिलाफ सूट कर सके। अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कहीं भी प्रोटेक्टेड नहीं है, एज पर ट्रेडमार्क एक्ट के तहत अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कहीं भी प्रोटेक्टेड नहीं। सर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने की क्या प्रक्रिया होती है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का होता है कि एप्लीकेशन जाती है, और हम दो तरीके से, एक प्रपोज टू यूज में ट्रेडमार्क यूज होता है, एक हम ऑलरेडी ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं तो उसके भी रजिस्ट्रेशन के लिए हम जा सकते हैं। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अगर हम ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन का है,
तो हम उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, प्लस अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके ट्रेडमार्क के लिए हमने क्या क्या खर्चे कर्जे हैं उस, या उसकी मार्केटिंग के लिए क्या क्या खर्चे करें, ये सारे एक्सपेंसेस, या हमने कितनी सेल करी है, ये सारी चीज उस ट्रेडमार्क की गुडविल को बताने के लिए प्रूफ के तहत, एज पर एविडेंस के तहत ट्रेडमार्क जो अटॉर्नी है वो है जनरल है, डायरेक्टर जनरल ट्रेडमार्क है, वो जो है उनके खिलाफ उनके ऑफिस में ये सारी चीजें जाती हैं। पहले एप्लीकेशन जाता है, एप्लीकेशन के बाद फिर एविडेंस की स्टेज आती है, पहले प्राइमरी रजिस्ट्री में जाता है, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वो पब्लिकेशन होता है, ट्रेडमार्क जनरल है उसमें पब्लिकेशन होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति उस पर आपत्ति करना चाहता है तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन से वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट कर दिया गया ट्रेडमार्क, तो उस केस में फिर जिस व्यक्ति ने उस ट्रेडमार्क को फाइल किया है उस पर वो अपनी रिप्लाई फाइल करता है, उसके अपोजिशन में रिप्लाई फाइल करता है कि वी आर इन बेटर पोजिशन टू यूज दिस ट्रेडमार्क। ऑन दैट केस द opposition will when the person will file opposition, and later the person who has filed the application will file the reply of the opposition, and both hearing will be taken, and thereafter the evidence will be lead by the both parties, and the decision will be make accordingly। और अगर आप किसी ने अपोजिशन नहीं किया तो आफ्टर 6 मंथ पब्लिकेशन आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड मान लिया जाता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आ जाता है। नॉर्मली 10 साल के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड की वैल्यू होती है, 10 साल बाद आपका फिर उस ट्रेडमार्क का रिन्यूअल होता है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। ये पूरी प्रक्रिया ट्रेडमार्क की है। सर बहुत बहुत शुक्रिया पूरी प्रक्रिया बताने के लिए हमारे दर्शकों को। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल से नेहा शर्मा पूछ रही है कि हाल ही में किसी ने सोशल मीडिया पर उनके बारे में एक भ्रामक और झूठी जानकारी पोस्ट कर दी, जिससे उनकी सामाजिक छवि को नुकसान हुआ है और मानसिक तनाव भी बढ़ा है। नेहा जानना चाहती है कि अगर कोई व्यक्ति उनके बारे में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी अफवाह या मान हानिकारक पोस्ट शेयर करता है तो उसके खिलाफ कौन कौन से कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं? क्या ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है? क्या ये सिर्फ सिविल मानहानि है या इसमें आईटी एक्ट की धाराएं भी लग सकती हैं? और क्या सोशल मीडिया कंपनी को वह पोस्ट हटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? हाँ, अगर किसी के खिलाफ किसी ने आपत्तिजनक कोई चीज डाल दी है सोशल मीडिया पे तो एक साइबर क्राइम का मामला बनता है एक्चुअल में, कि साइबर क्राइम की अलग सेल ही चलती है और साइबर क्राइम के तहत ही एफआईआर दर्ज कराई जाती है। सामान्यतः साइबर क्राइम में भी प्रक्रिया जो अपनी ये एक दांडिक प्रक्रिया है या क्रिमिनल प्रक्रिया है उसका ही फॉलो करा जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली साइबर क्राइम का विंग बना हुआ है ताकि इस तरीके के मामलों का त्वरित गति से निपटारा किया जा सके। तो इनके पास राइट है कि आईटी सेक्शन में भी इनके कुछ सेक्शंस हैं उसमें भी एफआईआर दर्ज करा सकती हैं, और आईपीसी की धारा के तहत या बीएनएस की धारा के तहत भी, आज की डेट में बीएनएस हो चुका है आईपीसी, तो उसकी धारा के तहत भी रेलिवेंट जो भी सेक्शंस है उसके तहत एफआईआर लिखवा सकते हैं। आजकल तो वैसे भी साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़े। हाँ, तो साइबर क्राइम ज्यादा बढ़े तो साइबर क्राइम के तहत इनको अधिकार है कि एफआईआर लिखवा सकते हैं, उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। और ये जो साइबर क्राइम है वो भी लिख सकता है कि इस डिलीट को, उनको डायरेक्शन, जो साइबर क्राइम सेल होता है वो यूट्यूब या जो भी चैनल्स हैं उनको, व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया के चैनल है उनको डायरेक्ट कर सकता है कि इस आपत्तिजनक पोस्ट को आप उससे रिमूव कर सकते। सर जैसे कि एक महिला है तो इसमें डायरेक्शन की जरूरत बहुत जल्दी होगी क्योंकि एक आपत्तिजनक वो पोस्ट, हाँ, उसके बदनामी के, हाँ, उसकी बदनामी जल्द से जल्द हटाने की इसमें डायरेक्शन में तो उतनी त्वरित गति से वो कार्य भी कर देते हैं। जी सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला सवाल शैलम से दिवांग पूछते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक नामी ई कॉमर्स वेबसाइट से एक महंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा था। डिलीवरी के तुरंत बाद ही वह प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। जब उन्होंने रिटर्न या रिप्लेसमेंट की मांग की तो कंपनी ने खराब प्रोडक्ट को वापस लेने या बदलने से इनकार कर दिया। दिवांग जानना चाहते हैं कि क्या वह इस स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं? क्या इसके लिए कंज्यूमर फोरम में केस दायर किया जा सकता है? और क्या उन्हें कोई रसीद, स्क्रीनशॉट या वीडियो प्रूफ जमा करने की जरूरत होगी? हाँ, ये मिस्टर देवांग, हाँ देवांग है, तो हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देवांग जी, आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पूरा अधिकार है, क्योंकि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाएगी। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और आपको पूरी रिलीफ मिलेगी। पहले पुराना ओल्ड कंज्यूमर एक्ट था, आज की डेट में 2019 में नया कंज्यूमर एक्ट आ गया है। तो उस कंज्यूमर एक्ट की धारा 35 के तहत आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो।
उसके साथ आपको प्रॉपर प्रूफ लगाने पड़ेंगे कि आपने कब ऑर्डर किया, कब आपको माल सप्लाई हुआ, क्या रसीद थी, क्या चीजें थी। उसके तहत आप उस जो वस्तु आपने खरीदी है उसकी कीमत पूरी तरह के वसूल कर सकते हैं। आपको जो मानसिक क्षति हुई है या जो आपने मानसिक पीड़ा या उस प्रोडक्ट को न यूज करने से जो भी आपके नुकसान हुए हैं या जिन जिन चीजों से आप डिप्राइव्ड हुए हैं, जिस चीज से आप नहीं यूज कर पाए, उन सब के लिए आप डैमेजेस मांग सकते हैं। उन सब के लिए कंपनसेशन की डिमांड कंज्यूमर कोर्ट से आप कर सकते हैं। इवन आपने अगर कोई लिटिगेशन करी है, लिटिगेशन के जो एक्सपेंसेस है उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। सर जैसे कि इन्होंने लिखा है कि कोई स्क्रीनशॉट या वीडियो प्रूफ दिखाना होगा, तो ये इनके लिए ही अच्छा होगा ताकि इनका जो हाँ, वो थोड़ा मजबूत हो सके। बेहतर, जरूर, आपका कहना एकदम सही है कि अगर हम जितना बढ़िया ढंग से केस प्रूव करेंगे हम उतनी ज्यादा डैमेजेस के अधिकारी हो जाएंगे। तो वो तो बट नेचुरल है कि जितना अच्छा आप एविडेंस देंगे उतना अच्छा आपका ऑर्डर पास होगा, तो उसी उतना अच्छा अमाउंट आपको डैमेजेस के रूप में मिल जाए, कंपनसेशन के रूप में कोर्ट अलॉट कर देगी। सर अगले जेन्युइन केस आपका माना जाए। जी सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेंगलुरु से श्रीधर पूछ रहे हैं कि वो एक कंपनी MNO प्राइवेट लिमिटेड पूर्व डायरेक्टर हैं। जब उन्होंने देखा कि कंपनी वित्तीय गड़बड़ी और कर्ज की अदायगी में विफल हो रही है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो चाहते हैं कि इस्तीफा देने के बाद कंपनी के खिलाफ जांच और इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू हो। क्या वे NCLT में याचिका दायर कर सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है? सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया होती क्या है? देखिए, अभी 2016 में IBC कोड है एक, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड आया हुआ है एक्चुअल में। तो इसके तहत एक स्पेसिफिक प्रक्रिया, पहले नॉर्मली इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया कंपनीज एक्ट के तहत गवर्न होती थी, लेकिन अब स्पेशली इन्होंने IBC एक अलग बना दिया है जिसमें एक प्रक्रिया होती है NCLT की प्रक्रिया। NCLT और NCALT दो हैं, उसकी अपीलेट अथॉरिटी NCALT। तो NCLT में कोई भी कंपनी आती है, पहले तो उसका अमाउंट कम था, आज की डेट में 1 करोड़ रुपए से अगर ऊपर का कोई भी क्लेम है किसी तरह का है तो आप उस केस में NCLT को अप्रोच कर सकते हैं। तो NCLT दो चीजों से NCLT, एक तो उसमें दो तरह के क्रेडिटर होते हैं, एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होता है जिसने कंपनी के साथ बिजनेस वगैरह कोई चीज करी, कोई लेन देन करी हुई है, तो मतलब व्यापार के संबंध में, तो उनको ऑपरेशनल क्रेडिटर कहते हैं। तो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर जा सकता है कि कंपनी के इतना हमारा बकाया है, नहीं पे कर रही है, इस केस में हमको इस कंपनी को वाइंड अप करके हमको जो भी हमारा खर्चा है दिला जाए। एक दूसरे एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर वो है जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है किसी तरीके से। लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर भी दो तरीके से होते हैं, एक अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, दूसरा सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होता है। तो सिक्योर फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होते हैं जो सिक्योर मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट NBFC वगैरह ये हो गए हैं, जिन्होंने लोन दिया है तो उन्होंने सिक्योर करने के लिए कंपनी के कोलेटरल ले रखी है, डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं, प्रॉपर्टी के पेपर ले रखे हैं कि वो उनको बेच के या जो अगर डिफॉल्टर हुआ तो उस केस में उनसे प्रक्रिया, वो रिकवर की प्रक्रिया वो सरफेसी के तहत कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अनसिक्योर जो है वो, जैसे कोई व्यक्ति वो जाता है NCLT में पिटीशन फाइल करता है तो उस केस में फिर उस एक IRP अपॉइंट हो जाए, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं उसको। तो IRP अपॉइंट हो जाता है, तो IRP के तहत जो भी जिसका लेना देना है एक पब्लिकेशन कर देता है न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में, कि ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में आई होगी, आई हैव अपॉइंटेड ए IRP इन दिस मैटर एंड जो भी किसी का क्लेम बनता है वो मेरे समक्ष ये दाखिल करे। तो वो एक फॉर्मेट होता है, फॉर्म B करके होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए, फॉर्म C फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए होता है। तो वो दोनों अपने क्लेम देते हैं। तो उस केस में फिर एक कमेटी COC बन जाती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाती है। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स उस बेस पे बनती है कि जैसे अलग अलग सबने किए हैं तो किसका परसेंटेज, जो ऊपर वाले होते हैं ऊपर वालों को लेके ये कुछ को बना के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना देते हैं। तो जो भी IRP के डिसीजन होते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अकॉर्डिंगली ही करे जाते हैं, उनके डिसीजन के उनको कंसेंट लेते हुए करा जाता है। ये है सिचुएशन इनकी। फिर वो जो है जब जो IRP है, फिर वो जो COC है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, वो उनको एज RP कर देते। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पहले इंटरिम होते हैं, कोर्ट जो NCLT होती है वो इंटरिम करती है अपॉइंट, लेकिन लेटर ऑन फिर वो क्या हो जाते हैं, RP कन्फर्म रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में दो तरीके की प्रक्रियाएं हैं, एक तो पहले 6 मंथ में
IR रिजोल्यूशन का प्रोसेस देखा जा सकता है कि ये जो यूनिट्स है इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं या किसी अन्य कंपनी को टेक ओवर करा के उसको और कैसे चलाया जा सकता है। अगर वो सिचुएशन नहीं बनती है, इन दैट केस फिर ये लिक्विडेशन में कंपनी चली जाती है, तो वो RP है, इट बिकम ए लिक्विडेटर। तो फिर कंपनी के वाइंड अप की सिचुएशन उसमें बन जाती है, कंपनी को लिक्विडेट करने की बात हो जाती है कि जिसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके एविडेंस लेते हुए, लीड कराते हुए जो भी चीजें हैं वो ऑर्डर पास करे और उनको इतना इतना पैसा दे, और सारी चीजों की अपडेट वो NCLT को देता है। कंट्रोल उसका NCLT में होता है, वो सारी चीजों का डे टू डे, अगर कोई परमिशन लेनी है तो जो IRP या RP या लिक्विडेटर है वो एप्लीकेशन लगा के कोर्ट की परमिशन लेता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है, एक एक चीजों को वो कोर्ट को अपडेट करता रहता है, और फिर फाइनल जब लिक्विडेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है तो अपनी कंप्लीट रिपोर्ट NCLT को भेज देता है और ROC को भेज देता है, कंपनी लिक्विडेट कर गई, ये सिचुएशन इस तरीके से करके पूरी प्रक्रिया। जी सर, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके जो सवाल है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बिजी शेड्यूल में से हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मैं बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, सब अच्छा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और कानूनी सवाल के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे द लॉ एडवाइस के साथ।